जहाँ से अब सर शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए हुए थे और कहा जा रहा है कि एक ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है वहाँ पे। इट मीन्स के दुनिया में हर जगह और हर एरिया में कोऑपरेशन होगा, पार्टनरशिप होगी, दुनिया में हर जगह। सो मुझे तो इसकी यही डेफिनेशन समझ लगी है। आप कैसे देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो दौरा था अमेरिका, अ, अमेरिकी या ग्लोबली तो ये समझा जा रहा है कि दिस वाज़ ऑल अबाउट डिफेंस, एवरीथिंग इज़ व्हाट डिफेंस, डिफेंस, डिफेंस। उससे पहले 2 जो बड़े विज़िट थे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का, वो दोनों भी डिफेंस से रिलेटेड हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर एज़ अ जनरल? आपने इंडियन आर्मी में इतना सर्व किया हुआ है, ये इस तरह की ग्लोबल जो एंगेजमेंट इंडिया को देख के आपको क्या समझ आ रही है? आप कैसे इन डेवलपमेंट्स को सर देख रहे हैं और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इसमें सर? सबसे पहले तो कमर जैसे आपने कहा कि एवरीथिंग सीम्स टू बी अबाउट डिफेंस, डिफेंस, डिफेंस और दूसरा बीच में एक और स्ट्रैंड पकड़ूँगा आपने कहा आपको एज़ जनरल आपको क्या लग रहा है कि इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो मेरे लिए तो समहाउ एक्सक्यूज़ मी मेरे लिए समहाउ ज़्यादा आसान तो ये होगा कि हाँ, मैं बिल्कुल इसी पे लपक पड़ूँ कि बिल्कुल आप कह रहे हैं सब कुछ डिफेंस का ही है क्योंकि मैं भी डिफेंस से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन मेरी समझ में ऐसा नहीं है। अ, जो भी डिसीजंस करेक्शन जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं और जितनी बातचीत हुई है आपस में, जो फॉलो थ्रू होंगे, वो सब ऑल एनकम्पासिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। डिफेंस ज़रूर प्रोमिनेंस में आ जाता है। उसकी 2 वजह है। एक तो डिफेंस बाय इटसेल्फ टॉपिक ऐसा है, रशिया-यूक्रेन वॉर है, वो हर एक पूरी दुनिया को अफ़ेक्ट कर रही है। कहीं पे भी अफ़गानिस्तान में कोई मिसाइल हो, तो वो पूरी दुनिया को अफ़ेक्ट करते हैं। तो डिफेंस का मसला ही ऐसा है कि वो ज़्यादा परवेडिंग होता है। अ, और दूसरी बात, आज की तारीख में जो हम बात कर रहे हैं, जो यूएस में हुआ, जो अभी फ्रांस में आज गए हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ जो होगा, तो उसमें जो डिफेंस रिलेटेड मुद्दे हैं, उसमें बहुत बड़ी रकम इन्वॉल्व्ड है और रकम के साथ-साथ टेक्नोलॉजीज़ इन्वॉल्व्ड हैं। मतलब डिफेंस का जो मुद्दा है, वो खाली सिर्फ़ एक एक्विज़िशन का नहीं है कि हमारे को इतने जी इंजन चाहिए या हमारे को इतने प्रेडेटर ड्रोन चाहिए। वो मसला है टेक्नोलॉजी शेयर करने का, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का, व्हिच इज़ अ बिग स्टेप। तो इसलिए डिफेंस बहुत बड़े तरीके से हावी हो जाता है पूरी विज़िट पर या पूरे मुद्दों पर। लेकिन अगर आप देखें अमेरिका की बात कर रहे हैं आप, तो यानी कि यूएस की जो अमेरिका के साथ जो प्राइम मिनिस्टर की जो विज़िट हुई, इट वाज़ अ स्टेट विज़िट, रेयर ऑनर गिवन टू अ फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट। फिर उसके बाद इसमें स्पेस पे आर्टेमिस अकॉर्ड पे बहुत बड़ी डील हुई हैं, बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट्स हुए हैं स्पेस के क्षेत्र में, स्पेस के फील्ड में। और फिर और कई टेक्नोलॉजीज़ जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट के तहत हमारी आपस में बहुत सारी एग्रीमेंट्स हुए हैं, साइबर में, स्पेस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब जितनी हॉट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके वो भी यूएस ने एग्री किया है कि वो हमारे साथ शेयर करेगा। तो उसको ले क्लाइमेट चेंज पर बहुत बातें हुई हैं। अब ये बातें जो है ना, वो थोड़ी-सी दब जाती हैं जब डिफेंस आता है। तो मतलब आपकी बात को मैं ये कह के अपना ओपनिंग रिमार्क्स ये कह के खत्म करना चाहूँगा, डिफेंस हैज़ बीन नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द विज़िट और उसके स्केल तो वैसे ही बढ़ा जैसे मैंने आपको कहा। अ, लेकिन और भी ऐसी चीज़ें हैं, और भी ऐसे मुद्दे हैं। अब स्पेस में अगर आप देखें जिस तरीके से हम इंडिया और अमेरिका ने एग्री किया है कि हम लोग कोलैबोरेट करेंगे आने वाले वक़्त में स्पेस के फील्ड में, ये भी एक बहुत बड़ा फार रीचिंग एग्रीमेंट है या क्लाइमेट का। तो आई विल एंड ओवर हियर एंड देन वील टेक द स्पेसिफिक्स। ओके। देखिए जल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि यू स्पोक के जी स्पेस में, एआई में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। जी। लेकिन हमें तो खबर यही मिलती है अभी रिसेंटली कि अमेरिका जो है वो इंडिया के अंदर नेवल लॉजिस्टिक हब्स जो है वो बनाएगा टू काउंटर चाइना।
और फॉर इट्स इंडो पैसिफिक रेडीनेस के लिए। अब जन सब क्वेश्चन ये आता है कि फॉर एग्जांपल जी गोवा, मुंबई इन एरियाज़ में वो बना रहे हैं, तो कल को कहीं आई वाज़ टॉकिंग टू अ प्रोफेसर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो कह रहे थे कि यही नेवल लॉजिस्टिक हब जो हैं, वो कल को मिलिट्री बेसिस भी बन सकती हैं। मतलब व्हाट विल स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग अ मिलिट्री बेस? सो लेकिन दिस इज़ बीइंग, कई लोगों का कहना है दिस इज़ बीइंग अंडरप्लेड, लुकिंग के, क्योंकि इंडिया का अपना स्टेचर बहुत बड़ा है, तो कोई ये नहीं कह रहा कि जी इंडिया के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस बन जाएंगे। पाकिस्तान होता तो बड़ा शोर मचना था जी अमेरिका मिलिट्री बेसिस दे रहा है, या चीन फॉर एग्जांपल हमने ग्वादर में देखा जी कि मिलिट्री बेस बन रही है। लेकिन ये नेवल लॉजिस्टिक हब जो है फॉर एग्जांपल, ऐसा क्या है कि ये अमेरिका की मुस्तकबिल में नेवल अड्डे नहीं बनेंगे? एज ए जनरल आपने तो बड़ा करीब डिसीजन मेकर्स के साथ साथ काम किया है, तो आपका क्या इस हवाले से ओपिनियन है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए, एक मिलिट्री बेस और एक लॉजिस्टिक अरेंजमेंट में बहुत फ़र्क है। मैं बहुत साल पहले मैं डिफेंस अटैचे रह चुका हूँ वियतनाम में, कंबोडिया और लाओस में। तो मैंने बहुत सारी शिप विजिट्स हैंडल की हैं, वियतनाम में भी और कंबोडिया में भी। तो उनमें भी ये मसले आते हैं। जब एक शिप हाई सीज में सेल कर रहा होता है, तो शिप को कई जगहों पर कहीं लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। नॉर्मली शिप्स सेल्फ कंटेंड होके चलते हैं या फिर अपने ऑयल टैंकर्स के रेंज में चलते रहते हैं कि उनको रिप्लेनिशमेंट की जाए। बावजूद इसके कई दफ़ा ऐसे सूरत हाल हो जाते हैं कि आप कोई टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाए, कोई ऐसे मेजर रिपेयर्स या असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाए, मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ जाए, या कहीं ऐसी रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत पड़ जाए बिकॉज ऑफ रफ वेदर वेयर लेट अस से योर टैंकर कैन नॉट कम। ऐसे मैं और कुछ एक सूरत हाल पेंट कर सकता हूँ। तो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स की ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स दूसरे देशों के साथ, फ्रेंडली देशों के साथ की जाती है कि उनसे हम ये इस्तेमाल कर सकते, ये फैसिलिटीज वो मुहैया कराएंगे। और उसका फ़र्क सिर्फ ये होता है कि आप देखिए, अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाए हाई सीज में, तो कोई भी देश हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका लॉजिस्टिक एग्रीमेंट आपस में पहले से होता है, तो हाईएस्ट लेवल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के तहत आप उनको वो असिस्टेंस मुहैया कराते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, बेस एक अलग चीज है। आप जैसे आपने एग्जांपल दिया ग्वादर चाइना के लिए या जकोबाबाद, मतलब वो एक अलग बात है। वो बेस करना, यू बेस योर फोर्सेस देयर। आप अपने फोर्सेस को, अपने इक्विपमेंट को, अपने प्लेटफॉर्म्स को वहाँ बेस करते हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं। वेयर इज ये लॉजिस्टिक बेस, लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर ए लिमिटेड पीरियड एंड फॉर ए लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स और टाइप ऑफ असिस्टेंस दिया जाता है। तो आई थिंक ये दोनों बहुत, और ये सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं है, हमारा बहुत देशों के साथ है, सिंगापुर के साथ है, फिलीपींस के साथ है, ईस्ट एशिया में बहुत सारे देशों के साथ हमारे ऐसे रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं। अब क्योंकि ये अमेरिका की बात है, तब ये जैसे आपने भी कहा, आपने खुद ही कहा कि मतलब ये कहा जाएगा, वो कही जाने वाली बात अलग है। और खास तौर पे मतलब इतना तो एक हमारा एडवर्सरी भी इस बात को मानेंगे कि इंडिया जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करता आया है हमेशा। हमने अमेरिका तक की नहीं सुनी जब हमने S-400 लेना था रशिया से, या रशिया से ऑयल लेने की बात जब पूरे यूरोप और इन्होंने सैंक्शन लगाया, हमने कहा हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। तो मतलब मैं उस बात को डिस्कशन में, लेकिन जैसे आपको नहीं लगता कि 10-15 साल बाद सिचुएशन बदल जाएगी? इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एब्सोल्युटली एक्सरसाइज कर रहा है, और इस पे हम आगे जाके बात भी करेंगे। लेकिन 10 साल बाद सिचुएशन बदल जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडिया के खतरात भी बढ़ जाएंगे, और जिस तरह आप फोर्सी कर रहे हैं, जिस तरह बॉर्डर के ऊपर LAC के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, सो खतरात भी बढ़ जाएंगे, शायद अमेरिका के साथ कोऑपरेशन भी बढ़ जाए। एंड देन अगर जापान, बाकी साउथ कोरिया, बाकी ममालिक जो हैं वो अमेरिका को इतना कर रहे हैं,
तो इंडिया का इतना बड़ा जो हुजम है, समहाउ आपको नहीं लगता कि एंड देन अमेरिका की ऑफर्स इतनी लुक्रेटिव होती हैं कि किसी मुल्क के लिए भी जो डेवलप कर रहा हो, जो अच्छी आगे डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसे इंडिया जा रहा है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट इट। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं इसके बरखिलाफ कहना चाहूँगा। वो ये कि आप जैसे आपने शुरू किया कि आपको नहीं लगता कि 10-15 साल बाद क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा? मैं आपको उसी अल्फाज में बोलता हूँ, आपको नहीं लगता 10-15 साल बाद भारत का वजूद क्या होगा? टुडे इफ वी आर द 5th एंड वेरी सून गोइंग टू बी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो फिर हम अमेरिका, चाइना के बाद भारत होगा। ये तो आज सब मानते हैं। ये दीज आर ओपन स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शंस। और अगर ऐसा होगा तो फिर चाइना का एक स्टेटेड एम है कि वो अमेरिका को नंबर 1 सुपर पावर के स्टेटस से अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है नंबर 1 स्टेटस में। तो अमेरिका और चाइना के एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।